नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 कोर पेपर 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जापान का दरवाज़ा किस प्रकार से खोला गया। इससे पहले हमने 7 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। साथियों, आप लोगों को कोर पेपर 12 से लगभग 12 या 13 प्रश्न कराया जाएगा और आपको एग्ज़ाम में भी इसी के अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको जितना प्रश्न बता रहे हैं, आप अगर इसको ही फॉलो करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप अगर PDF नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप नोट्स को ले सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आंसर देना है परिचय। जापान का दरवाज़ा 1854 ईस्वी में अमेरिका द्वारा खोला गया। इसका कारण यह था कि अमेरिका एशिया में व्यापार समुद्री मार्ग से किया करता था, प्रशांत महासागर से व्यापार करता था, जिसके कारण एशिया में इनका व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था। अगर हम बात करें जापान का दरवाज़ा किसने खोला था, तो जापान का दरवाज़ा अमेरिका द्वारा खोला गया था। दरवाज़ा खोलने का अर्थ यह है कि जापान में व्यापार के लिए द्वार अमेरिका ने पूरी तरह से खोल दिया, जिसके बाद सभी यूरोपीय देश जापान में व्यापार करने लगे। तो इसी प्रकार से दरवाज़ा खोलने का अर्थ यह है कि व्यापारिक क्षेत्रों में सभी यूरोपीय देश जापान में व्यापार करने लगे। एक बार अमेरिका के जहाज समुद्री तट के किनारे बहुत ही कठिनाई तरीके से फंस चुका था। यह समुद्री मार्ग जापान के क्षेत्र में आता था, जिसके कारण अमेरिका के लोगों ने जापान के बंदरगाह में शरण लेनी चाहिए, परंतु जापान ने अनुमति नहीं दिया। इसमें एक घटना यह हुआ था कि एक बार जब अमेरिका के जहाज समुद्री तट के किनारे प्रशांत महासागर में फंस गया था, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो समुद्र पड़ता था, यहाँ पर जापान का अधिकार था। जापान के क्षेत्र में यह मार्ग आता था, जिसके कारण अमेरिका के व्यापारियों ने जापान के अधिकारियों से अनुमति मांगा कि हम आपके बंदरगाह पर ठहर सकते हैं। तो यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने अमेरिका को अनुमति नहीं दिया। इसके बाद अमेरिका ने जापान से संधि करनी चाहिए, लेकिन जापान के सरकार ने अमेरिका के साथ कोई भी संधि करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका के व्यापारी संगठन ने जापान को चेतावनी दिया कि वह दोबारा आएगा और युद्ध भी हो सकती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब समुद्री मार्ग में जापान का जो जहाज़ था पूरी तरह से फंस गया था, तो ऐसे स्थिति में इनके जो बंदरगाह था वहाँ पर ठहरने के लिए यहाँ के अधिकारियों से अनुमति मांगा, लेकिन जापान के अधिकारियों ने उनको अनुमति नहीं दिया। अमेरिका ने जापान से संधि भी करनी चाहिए, लेकिन जापान सरकार ने इनसे संधि करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाया। यही कारण है कि अमेरिका के लोगों ने यह कहा कि यह दोबारा आएगा और युद्ध भी हो सकती है। इसके बाद अमेरिका के व्यापारी संगठन ने जापान को चेतावनी दिया कि वह दोबारा आएगा, युद्ध भी होने की संभावना जताई, जिसके कारण जापान के राजा को मजबूरन अमेरिका के साथ 1854 ईस्वी में संधि करनी पड़ी। इस प्रकार से अमेरिका और जापान के बीच संधि हुआ। यानी कि जब अमेरिका ने जापान के अधिकारियों को, वहाँ के सरकार को यह धमकी दिया कि अगर वह अमेरिका के साथ संधि नहीं करता है तो ऐसे स्थिति में युद्ध भी हो सकती है। अमेरिका द्वारा जापान पर युद्ध भी किया जा सकता है। यही कारण है कि जापान के अधिकारी, जापान के सरकार ने यह सोचा कि उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि जापान के पड़ोसी देश चीन द्वारा जब यूरोपियों से संधि नहीं किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। और यही कारण से जापान के जो सरकार थे उन्होंने सोचा कि यूरोपियों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाए, इससे बेहतर है कि संधि कर लेनी चाहिए। और इस प्रकार से जापान सरकार ने अमेरिका के साथ संधि किया, जिसके बाद व्यापार के लिए पूरी तरह से दरवाज़ा खोल दिया गया, जिसके आधार पर ही जापान में अमेरिका के लिए व्यापार का दरवाज़ा खुल गया। इससे पहले जापान में इंग्लैंड, डच और पुर्तगाली ने व्यापार करने के लिए संधि करनी चाहिए, परंतु जापान के सरकार ने इन लोगों के साथ कोई संधि नहीं करी। अमेरिका के संधि के साथ ही यूरोपियों के लिए जापान में व्यापार का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। यानी कि अगर हम बात करें कि जापान में व्यापार करने के लिए अमेरिका से पहले अन्य यूरोपीय शक्ति
संधि करना चाहता था जापान से, लेकिन जापान सरकार ने इन सभी से संधि करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जब अमेरिका ने इनको धमकी दिया तो संधि करनी पड़ी। इस संधि के बाद केवल अमेरिका के लिए जापान में व्यापार मार्ग नहीं खुला, बल्कि अमेरिका और जापान के संधि के द्वारा यूरोपियों के लिए भी जापान में व्यापार का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। उसके बाद जो है आपको हेडिंग बनाना है, जापान में व्यापार के लिए दरवाज़ा किस प्रकार से खुला। जापान में यूरोपीय लोगों के व्यापार के लिए किसने प्रारंभ में दरवाज़ा खोला, इसको कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जो इस प्रकार से है। यानी कि जापान में जो है व्यापार के लिए दरवाज़ा किसने खोला और किस प्रकार से खोला, इसको हम लोग जो है कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है यूरोपियों का जापान में प्रारंभिक संपर्क, यानी कि यूरोपियों का जो है जापान में प्रारंभिक संपर्क कब हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों को जापान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं था, यहाँ तक कि जापान के नाम से भी परिचित नहीं थे। यह माना जाता है कि 12वीं शताब्दी तक जो है यूरोप के लोगों को जापान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, यहाँ तक कि जो है जापान का भी उन लोगों ने नाम नहीं सुना था। यह माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में मंगोल के दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मार्को पोलो था, इन्होंने ही पहली बार जापान का नाम सुना और जो है यूरोपियों को बताया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 13वीं शताब्दी में मंगोल के दरबार में जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम मार्को पोलो था। मार्को पोलो कौन था, तो यह एक यात्री था जो अलग अलग जगह पर घूमता था और जहाँ जहाँ घूमता था उसके बारे में विशेषताओं को लिखता था, जिसके कारण इन्होंने पहली बार जापान का नाम सुना और फिर यूरोपियों को इन्होंने उनके बारे में बताया था। एशिया के समुद्री मार्ग से जापान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इसने तो मार्को पोलो ने 1543 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली ने जापान में अपना कदम रखा। वहाँ के रियासत सातसुमा ने पुर्तगालियों का स्वागत किया। इसके बाद पुर्तगाली से अनेक हथियार को भी खरीदा और बंदूक, तोप और बारूद बनाने की कला भी सीखी। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि सबसे पहले जो है यूरोपीय शक्तियों में से पुर्तगाल था जिन्होंने अधिकतर क्षेत्रों पर पहले कदम रखा है। यानी कि 1543 ईस्वी में सबसे पहले जापान पर जो कदम रखा था वो पुर्तगाली ही था। पुर्तगाली जब जापान में आया तो यहाँ का जो शासक था उस समय जापान का, वो था सातसुमा, जिन्होंने पुर्तगालियों का जो है स्वागत किया। पुर्तगालियों से जो है रियासत ने अनेक प्रकार के हथियार को खरीदा, साथ ही साथ जो बंदूक था, तोप था या बारूद बनाने की जो कला थी उनको सीख ली। और 1555 ईस्वी तक जापान ने स्वयं बड़ी मात्रा में ऐसे हथियार को बनाने लगे थे। तोप बनाना, बारूद बनाना, तो ये सभी कला किससे सीखी, तो ये सभी कला पुर्तगाली से सीखा जापान। और यह माना जाता है कि 1555 ईस्वी तक आते आते जापान स्वयं बड़ी मात्रा में हथियार को जो है बनाने लगे थे। प्रारंभिक पुर्तगाली व्यक्ति के जापान आने के कुछ ही वर्ष बाद ईसाई पादरी भी जापान के सातसुमा राज्य पहुंचा। उनका भी जापानियों ने स्वागत किया और ईसाई पादरियों को धर्म की प्रचार करने का भी अनुमति दे दिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जब पुर्तगाली व्यक्ति जापान आया व्यापार करने के लिए, तो इसके कुछ वर्ष बाद कुछ ईसाई पादरी आए जिन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए जापान पहुंचा। जापान के किस क्षेत्र पहुंचा, तो सातसुमा एक क्षेत्र है, एक राज्य है जहां पर पहुंचा। आपको ध्यान देना है, सातसुमा कोई शासक का नाम नहीं है, यह एक राज्य है, यह एक क्षेत्र है जहां पर जो है रियासत शासन व्यवस्था को चलाता था। यानी कि रियासतों ने जो है ईसाई पादरियों का भी जापान में स्वागत किया गया। प्रारंभ में जो है ईसाई धर्म को प्रचार करने की अनुमति दे दिया गया, क्योंकि उस समय बहुत अधिक जो है विदेशियों के बारे में किसी भी लोगों को पता नहीं था कि पहले विदेशी इस देश पर आएगा, यहाँ पर धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करेगा, अपना धर्म का प्रचार करेगा, उसके बाद जो है इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। इसके बारे में जो है पूर्वी एशिया में हो, पश्चिमी एशिया हो, किसी को पता नहीं था। 16वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच तथा अंग्रेज भी जापान पहुंचने लगे। यह यूरोपीय यात्री नागासाकी में अपनी कोठियां बनाकर व्यापार करने लगे और ईसाई धर्म प्रचारक भी स्वतंत्र पूर्वक ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। जापानियों ने प्रारंभ में यूरोपीय लोगों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया। यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत तक जो है स्पेनिश आ गया जापान में, और जैसे 17वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ वैसे डच आ गया, फिर उसके साथ ही अंग्रेज आ गया जापान में। और इस प्रकार से जो है सभी यूरोपीय शक्ति धीरे धीरे
जापान पहुंचने लगा ताकि यहाँ पर व्यापार कर सके। और इनका जो एक क्षेत्र था नागासाकी, वहाँ पर जो है ये सभी विदेशी राज्य, विदेशी शक्ति कोठियाँ बनाने लगा। कोठियाँ क्या था, तो कारखाना कहा जाता था, जहाँ पर व्यापार करने के लिए वस्तुओं को खरीद कर रखा जाता था। एक प्रकार से जो गोदाम होता था, और वहीं से जो है सभी वस्तुओं को यूरोप ले जाया जाता था व्यापार करने के लिए। दूसरा आपको पॉइंट बनाना है यूरोपियों का जापान में सत्ता स्थापित करने की इच्छा होना। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यूरोपीय लोग जब जापान में रहने लगा तो यहाँ पर देखा कि इन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता मिल रही है, व्यापार में काफ़ी जो है इनको लाभ मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो यूरोपीय लोग थे वह जापान में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने लगे। जब यूरोप के देशों का जापान में संपर्क कायम हुआ, तब से उन्होंने जापान के साथ अच्छा संबंध बनाए रखा, जिसके कारण ही यूरोप के देशों ने जापान में अपनी विज्ञान, शिक्षा तथा धर्म को फैला सका। जापानियों ने भी यूरोप के शिक्षा, धर्म एवं विज्ञान में रुचि दिखाई। यानी कि प्रारंभ में जब यूरोपीय लोग जापान आया था तो उस समय वह जो है यहाँ पर अपना शिक्षा, अपना धर्म, अपना विज्ञान को फैलाया, और जापान के लोग भी उनके विज्ञान, उनके धर्म, उनके शिक्षा से काफ़ी प्रभावित हुए और काफ़ी रुचि भी दिखाया। यूरोपियों का शुरुआत से ही नीयत खराब थी। वह जापान में पहले अपनी कोठियाँ स्थापित करना चाहता था, उसके बाद यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। यूरोपीय लोग भले प्रारंभ में जो है यहाँ के लोगों को अत्याचार नहीं किया, यहाँ के लोगों पर शोषण नहीं किया, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपनी नीयत को दिखा दी कि इनकी नीयत जो है खराब थी। बाद में जब यहाँ पर यह आया, अपने धर्म को फैलाया, अपने शिक्षा को फैलाया, अपने विज्ञान को फैलाया, तो धीरे धीरे जो है इनका मन बनने लगा कि जापान में किस प्रकार से अपनी सत्ता को स्थापित किया जाए। इसीलिए सभी यूरोपियों ने जो है यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कोठियों को स्थापित किया। ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। डच लोग अंग्रेजों और स्पेनियों के खिलाफ जापानियों को भड़काते थे। यानी कि जितने भी यूरोपीय राष्ट्र आते थे जापान व्यापार करने, ऐसे स्थिति में सभी यूरोपीय लोग चाहते थे कि जापान पर उनका ही केवल नियंत्रण स्थापित हो। यही कारण है कि सभी यूरोपीय लोग आपस में ही लड़ते थे, झगड़ते थे। जैसे कि डच लोग जो है अंग्रेजों और स्पेनियों के खिलाफ जो है जापानियों को भड़का देता था कि अंग्रेज और स्पेनिश है उनका नीयत सही नहीं है। दूसरी ओर अंग्रेजों और स्पेनियों ने डचों के खिलाफ जापानियों को भड़काते थे। इसी कारण से जापानी यूरोपियों को शंका की दृष्टि से देखते थे। एक तरफ जो है डच लोग अंग्रेज और स्पेनिश के खिलाफ जापान को भड़काता था, दूसरी ओर जो अंग्रेज था और जो स्पेनिश था, इन दोनों ने मिलकर डचों के खिलाफ जापानियों को भड़का देते थे कि डच लोग जो है बेहतर इंसान नहीं है। तो इस प्रकार से ये लोग वापस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, जिसके कारण जो जापान के लोग थे यूरोपियों को शंका और घृणा की नज़र से देखते थे। इसके अतिरिक्त जापान के समुद्र तट पर यूरोपीय शक्तियों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई ताकि वह जापान में अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। जिस प्रकार से जो है भारत में सभी यूरोपियों ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए काफ़ी युद्ध को लड़ा था ताकि भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर सके, इसी प्रकार से जापान में यूरोपियों ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए वापस में कई युद्ध को लड़े भी थे। इसी बीच एक घटना 1556 में हुआ जिसमें स्पेन का एक जहाज टूट गया। उसी बीच जापान के अफसर को यह सूचना मिला कि यूरोपीय देशों की नीति यह है कि किसी भी विदेशी देशों में जाकर व्यापार, धर्म और अपने कोठियाँ स्थापित करते हैं, उसके बाद उनके जो राज्य है, उनके जो देश है, उन क्षेत्रों को जीतकर और उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1556 ईस्वी में जो है एक घटना हुआ जिसमें स्पेन का एक जहाज जो है टूट गया था। युद्ध में जब लड़ता था ये लोग समुद्री मार्ग में वापस में यूरोपीय लोग, तो ऐसे स्थिति में स्पेन का एक जहाज टूट गया। उस बीच जापान के जो अफसर था उनको यह सूचना मिला कि यूरोपीय देश की जो है नीति बहुत ख़राब है। ये लोग कभी भी किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ प्रारंभ में अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उनकी सत्ता वहाँ पर स्थापित हो जाती है, वहाँ पर व्यापारिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वहाँ पर धर्म का प्रचार कर लेता है, वहाँ पर शिक्षा और विज्ञान का प्रचार कर लेता है, उसके बाद उसके राज्यों पर युद्ध करके और उनके राज्य को जीत लिया जाता है और उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि जब उसका कोठियाँ स्थापित हो जाती है तो वह अपने सैनिकों को बुलाकर उसके देश को जीत लेते हैं और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था
कि जापान के जो अधिकारी थे उनको यह सूचना मिला था कि यूरोपियों की नीति बहुत ही खराब है। वह पहले किसी भी राष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पर धर्म, शिक्षा, विज्ञान को फैलाते हैं, उसके बाद अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। जब उनकी सत्ता स्थापित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके राज्यों पर सैन्य कार्यवाही करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद यह खबर मिली कि मैक्सिको से एक स्पेनी बेड़ा मोलुकस जीतने के लिए चल पड़ा है। जैसे यह घटना हुआ और बस कुछ ही वर्षों में देखा कि जो स्पेनिश है वह मोलुकस जीतने के लिए अपने सैनिकों को लेकर चल दिया। 1612 ईस्वी में स्पेनियों ने जापानी तट का सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया। इन सब बातों को देखकर शोगुन को विश्वास हो गया कि यूरोपीय लोगों के मन में कपट है और उनकी सुरक्षा को खतरा है। सबसे पहले जापान के शोगुन ने ईसाई धर्म प्रचारकों पर सख्ती से पाबंदी लगा दिया। यानी कि जब 1612 ईस्वी में स्पेनियों ने जापानी तट का सर्वेक्षण करने लगा, दूसरे ओर स्पेनी बेड़ा जो था, बेड़ा उसको कहा जाता था जो सैनिक के साथ चलता था। उसमें बहुत प्रकार के मिसाइलें होती है, बेड़ा में बहुत प्रकार के जहाज होती है। बेड़ा जो होता है उसमें बहुत प्रकार के सैनिक होते हैं, तो सभी सुरक्षा उसमें लेके चलता है, उसको बेड़ा कहा जाता है ना। तो जब स्पेनी बेड़ा मोलुकस को जीतने के लिए निकल पड़ा तो ऐसे स्थिति में जापानियों को जो है यूरोपियों के प्रति और अधिक घृणा भर दिया। इसीलिए जो है जापान का जो शोगुन था उन्होंने सबसे पहले यह किया कि ईसाई प्रचारक जो जापान में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे उन पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि अब जो है आप ईसाई धर्म का प्रचार जापान में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद व्यापार करने के लिए भी यूरोपियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि इन पर जो है कोई खतरा ना हो। जापान के शोगुन का मानना था कि स्पेनी सभी बुराइयों की जड़ है, इसीलिए 1624 ईस्वी में उसने आदेश दिया कि सभी स्पेनी जहाज छोड़कर निकल जाएं। जापान का जो शोगुन था उनका मानना था कि जो स्पेनी है वही जो है सभी समस्याओं का जड़ है, यानी कि जितनी भी समस्याएं होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्पेनी लोग। इसीलिए स्पेनी से जो है जापान लोग काफ़ी घृणा करते थे और उनको आदेश दिया था कि आप यहाँ से जो है अपने सैनिकों, अपने जहाज़ों को लेकर निकल जाओ। जापानी व्यापारियों को भी आदेश दिया गया कि वे मेक्सिको और फिलीपींस से व्यापार ना करें। इसमें पुर्तगाली पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें जो है जो जापान का व्यापारी था उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो मेक्सिको है और फिलीपींस है वहाँ पर आप लोग जो है व्यापार मत कीजिए, क्योंकि जो यूरोपीय लोग हैं काफ़ी खतरनाक है। इसमें पुर्तगालियों पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया कि जापान के कोई भी व्यापारी पुर्तगालियों से भी कोई भी व्यापार नहीं करेगा। 3 अगस्त 1640 को 4 पुर्तगाली दूत की हत्या कर दी गई। इस प्रकार जापानियों ने विदेशों से अपना संबंध तोड़ लिया। केवल चीनी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए कुछ छूट दिया गया, क्योंकि वे जापान में व्यापार के सिवा कोई दूसरी हरकत नहीं करते थे। यहाँ पर जो है जो चीन के व्यापारी थे उनको केवल व्यापार करने के लिए छूट दिया गया। इसलिए छूट दिया गया क्योंकि उनका मानना था कि चीन जो है जापान में आकर कोई भी ऐसा हरकत नहीं करता है जिनसे इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सके। यही कारण है कि जापान ने चीन को व्यापार करने की छूट दी। तीसरा पॉइंट आपको बनाना है जापान में रूस और इंग्लैंड का संपर्क। साथियों, थोड़ा सा ये लॉन्ग आंसर हो रहा है, लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद ही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे भी जापान चीन का जो है इतिहास जल्दी तो आपको समझ में आएगा नहीं, और बहुत अधिक रिसर्च करने के बाद समझ में आता है। इसीलिए जो है थोड़ा सा आंसर लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं आपको पूरा समझा दूंगा। 18वीं शताब्दी तक प्रशांत महासागर में यूरोपियों की हलचल अत्यधिक बढ़ चुका था। जापान के समुद्री बंदरगाह पर रूस के जहाज आने जाने लगा था और रूस जापान से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता था। 1792 ईस्वी में रूसी के प्रतिनिधि दल जापान पहुंचा। यानी कि 12वीं से 17वीं शताब्दी तक जापान ने यूरोपीय लोगों से किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं किया, लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते प्रशांत महासागर से यूरोपीय लोग जो है व्यापार करने लगे थे। यही कारण है कि जापान के जो समुद्री बंदरगाह था वहाँ पर रूस के जहाज आने जाने लगे थे। रूस जो है जापान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते थे ताकि जापान के साथ जो है व्यापार कर सके। यही कारण है कि 1792 ईस्वी में जो है रूस के एक प्रतिनिधि दल गया, कहाँ पर, जापान पहुंचा और उनसे व्यापार के लिए संधि करने का प्रयास किया।
उन्हें तुरंत आदेश दिया गया कि वह केवल नागासाकी में ही उतर सकता है। यानी कि जापान ने रूस के प्रतिनिधि दल को यह आदेश दिया कि वह जो है केवल नागासाकी में ही उतर सकता है। इसके बाद एक दूसरा रूसी प्रतिनिधि दल 1804 ईस्वी में नागासाकी पहुंचा और जापान से व्यापार करने की छूट मांगी। जापान ने यह कह दिया कि विदेशी व्यापार की जापान को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जापान और रूस के संबंध में तनाव देखने को मिला। यानी कि पहली बार जब रूस के प्रतिनिधि दल जापान पहुंचा व्यापार की अनुमति लेने के लिए, तो उन्हें अनुमति नहीं दिया गया। इसी प्रकार से दूसरा रूसी प्रतिनिधि दल 1804 ईस्वी में जापान पहुंचा और जापान से व्यापार करने की छूट मांगी, लेकिन जापान ने सीधा सीधा यह कह दिया कि भैया हमें जो है विदेशी व्यापार का कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं। इसके बाद जापान और रूस के संबंधों में जो है तनाव देखने को मिला। लेकिन उस समय रूस यूरोप में नेपोलियन से युद्ध में फंसा था, जिसके कारण जापान की तरफ ध्यान नहीं दिया। यानी कि जब जापान द्वारा रूस को व्यापार के लिए अनुमति नहीं दिया गया तो इन दोनों के बीच तनाव हो गया। लेकिन तनाव का बदला लेने का मौका जो है रूस को नहीं मिला, क्योंकि इस दौरान जो है रूस नेपोलियन के युद्ध में फंसा हुआ था। इसीलिए जो है रूस ने जापान को किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। इसी समय ब्रिटेन ने जापान में घुसने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी जापान में आने की इजाज़त नहीं मिली। इस दौरान जो है ब्रिटेन ने जो है जापान में घुसने का प्रयास किया व्यापारिक अनुमति लेने के लिए, लेकिन जापान सरकार ने ब्रिटेन को भी रूस में आने की इजाज़त नहीं दी। 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंगापुर पर अधिकार प्राप्त कर लिया और जापान में किसी तरह से घुसने का प्रयास किया, लेकिन जापान ने अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया, जिसके कारण इन दोनों के बीच एक छोटी सी टक्कर हो गई। 1819 ईस्वी में माना जाता है कि अंग्रेज जो है सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने का वजह क्या था? तो अधिकार इसलिए किया ताकि जापान में व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर सके, जापान में अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन जापान ने जो है अंग्रेजों का जापान में आने के लिए विरोध किया, जिसके कारण जापान और ब्रिटेन के बीच एक छोटी सी मुठभेड़ हो गई, छोटी सी टक्कर हो गई। जिसके बाद जापानी अधिकारियों ने 1825 में यह आदेश दिया कि यदि कोई विदेशी जहाज जापान में उतरेगी तो उसे गोली मार दी जाएगी। यानी कि जापानी अधिकारियों ने 1825 में यह आदेश दे दिया कि अगर कोई भी यूरोपीय जहाज जापान के समुद्र के आसपास, बंदरगाह के आसपास उतरा तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन 1842 में जापान द्वारा इस कानून को कुछ नरम किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रथम अफीम युद्ध में जापान की पड़ोसी देश चीन की यूरोपियों से पराजय हुई थी। यानी कि जापान ने प्रारंभ में यह कह दिया था कि अगर कोई भी यूरोपीय देश जापान के बंदरगाह पर उतरेगा तो उनको गोली मार दी जाएगी। लेकिन 1842 में जापान ने इस कानून में संशोधन किया, इसमें कुछ नरमी दिखाई। इस कारण यह था कि जब चीन ने यूरोपियों को व्यापार करने के लिए चीन में रोका गया, तो ऐसी स्थिति में यूरोपियों ने प्रथम अफीम युद्ध किया, जिसमें चीन की एक बहुत बड़ी हार हुई थी। यही कारण है कि जापान किसी भी प्रकार से यूरोपियों से संघर्ष नहीं करना चाहता था, यूरोपियों से युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण जो है इस कानून में कुछ नरमी दिखाया। इससे जापान को भय लगने लगा था कि चीन की तरह यूरोपियों का नियंत्रण जापान में ना हो जाए। इसीलिए जापान ने डच से अत्यधिक मात्रा में हथियारों, बंदूकों का आयात करके अपनी सेना को मजबूत किया। जब अधिक मात्रा में यूरोपीय लोग जापान आने का प्रयास करने लगे, ऐसे में यहाँ की जो सरकार था उनको यह डर सताने लगा था कि जिस प्रकार से चीन पर यूरोपियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, इसी प्रकार से जापान में विदेशियों का नियंत्रण स्थापित ना हो जाए। इसीलिए जापानियों ने अपने सैन्य शक्ति पर बल दिया और इन्होंने डचों से अत्यधिक मात्रा में हथियारों, बंदूकों को खरीदा और अपने सैनिक शक्ति को मजबूत किया, ताकि जो है किसी का सामना किया जा सके। जापान के ऊपर यूरोपियों का संकट संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से आया। जिस समय अफीम के युद्ध में चीन का द्वार विदेशियों के लिए खोल दिया था, उसी प्रकार अमेरिका के घुसपैठ के कारण जापान का द्वार भी विदेशियों के लिए खुल गया। यानी कि अगर हम बात करें जापान का दरवाज़ा पूरी तरह से किसने खोला व्यापार के लिए, तो अमेरिका ने खोला, जिसके कारण ही विदेशियों यानी यूरोपियों का व्यापार करने के लिए जापान में पूरी तरह से दरवाज़ा खुल गया। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही जापान में अमेरिका की रुचि बढ़ रही थी, क्योंकि प्रशांत महासागर में उसकी व्यापारिक गतिविधियां बड़े जोरों से बढ़ने लगी थी
और वह एशिया में अपना प्रभाव विस्तार करना चाहता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है अमेरिका की रुचि जापान पर बढ़ने लगा था, क्योंकि जापान में जो है वह प्रशांत महासागर से व्यापार करता था। ऐसे स्थिति में जापान पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अमेरिका ने जैसे जैसे एशिया में अपना संपर्क बढ़ाना चाहा, वैसे वैसे जापान के लिए कठिनाई बढ़ता गया। 1886 ईस्वी में एक अमेरिकी जहाज कठिनाई में फंस गया और उसने जापान के एक बंदरगाह में शरण लेनी चाहिए, लेकिन जापान ने इसे अनुमति नहीं दी। इसके बाद अमेरिका ने प्रशांत महासागर में व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कि अमेरिका ने जैसे जैसे एशिया में जो है अपना संपर्क बढ़ाना चाहा, एशिया महाद्वीप में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा, वैसे वैसे जापान के लिए जो है कठिनाइयाँ बढ़ता चला गया। और 1846 ईस्वी की बात है कि अमेरिकी जहाज जो है जापान के समुद्री मार्ग में फंस जाता है। ऐसे स्थिति में जापान के लोगों से, जापान के अधिकारियों से बंदरगाह पर शरण लेने की अनुमति मांगता है, लेकिन जापान के अधिकारियों ने अमेरिका के व्यापारियों को अनुमति नहीं दिया, जिसके कारण अमेरिका प्रशांत महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, ताकि इनका जो व्यापारिक मार्ग है वह व्यापारिक मार्ग बंद ना हो। 20 जुलाई 1846 ईस्वी में अमेरिकी नौसेना का एक अधिकारी 2 जहाज लेकर जापान के बंदरगाह पर उतरा और जापान से व्यापारिक संबंध के लिए प्रार्थना की, लेकिन जापान ने इनकार कर दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 20 जुलाई 1846 ईस्वी में अमेरिका ने अपनी नौसेना को लेकर जापान के बंदरगाह पर उतरा और जापान से व्यापारिक संबंध स्थापित करने की प्रार्थना किया, लेकिन जापान ने व्यापारिक अनुमति देने से इनकार कर दिया। अमेरिका के 1853 ईस्वी में एक दूसरे अधिकारी 4 युद्धपोतों के साथ आया और जापान के अधिकारियों से यह प्रार्थना किया कि अमेरिकी युद्धपोत को ठहरने के लिए सुविधा दे। साथ ही जापान के सम्राट को पत्र के साथ उपहार को भी भेजा और रवाना हो गया। यानी कि जब 1846 ईस्वी में अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों को जापान ने व्यापार के लिए अनुमति नहीं दिया, तो ऐसे स्थिति में 1853 ईस्वी में अमेरिका के दूसरा अधिकारी 4 युद्धपोत को लेकर जापान पहुंचा और यहाँ पर जो है और जापान के बंदरगाहों पर युद्धपोतों को ठहरने के लिए सुविधा मांगा, लेकिन जापान के सम्राट ने इनको कोई सुविधा नहीं दी। लेकिन रवाना होने से पहले उसने जापानियों को चेतावनी दे दिया कि अगले वर्ष वह अधिक शक्तिशाली बेड़ों के साथ व्यापार की अनुमति के लिए जवाब लेने पुनः आएगा। 1854 ईस्वी में अमेरिका अपने युद्धपोतों को लेकर पुनः जापान आया और जापान के साथ संधि करने की जिद की। इसी प्रकार से जो 1854 ईस्वी में तीसरी बार अमेरिका अपने युद्धपोतों को लेकर जापान आया और संधि करने के लिए जापान से जिद किया। इसके बाद जापान के शोगुन ने तुरंत एक सभा बुलाई, जिसमें उनके अधिकारियों ने अलग अलग विचार दिया। जापान का जो शोगुन था, उन्होंने एक तुरंत सभा बुलाई कि क्या किया जाए, अमेरिका के लोगों को व्यापार करने की अनुमति दिया जाए या न दिया जाए। यानी कि बहुत सोच विचार करने के बाद शोगुन और जो इनके अधिकारी थे, उन्होंने यह सोचा कि जो पड़ोसी देश चीन था, जब उन्होंने व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया यूरोपियों को, ऐसे स्थिति में प्रथम अफीम युद्ध हो गया था और इस युद्ध के बाद जो है चीन में यूरोपियों को व्यापार करने के लिए सभी क्षेत्रों में अधिकार देना पड़ा था। इसी कारण से जापान ने जो है अमेरिका के बीच एक संधि किया, ताकि जो है जापान पर किसी भी यूरोपीय शक्तियों का नियंत्रण ना हो जाए। इस समय जो संधि हुई थी, उस संधि को जो है कानागावा की संधि कहा जाता है। कानागावा की संधि क्या थी? तो कानागावा की संधि 31 मार्च 1854 को जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था। इस संधि के अनुसार जापान ने अमेरिकी जहाज को अपने बंदरगाह पर ठहरने और कोयला पानी लेने का अधिकार दिया गया। यानी कानागावा की जो संधि हुई थी वो अमेरिका और जापान के बीच हुई थी। कब हुई थी? 31 मार्च 1854 को हुई थी। इस संधि के तहत जो है जापान ने अमेरिका को यह अधिकार दिया कि वह जो है जापान के बंदरगाह पर ठहर सकता है, यहाँ से कोयला पानी ले सकता है। तो इस प्रकार के अधिकार दिया गया। इसके अलावा व्यापारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी बात मान ली। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अन्य देशों को जो सुविधा जापान देगी व्यापार के क्षेत्रों में, उन सभी सुविधाओं को अमेरिका को भी देनी पड़ेगी। इसमें अमेरिका ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार से सभी यूरोपियों को व्यापार के क्षेत्रों में अधिकार दिया जाएगा, उसी प्रकार से अमेरिका को भी सभी क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति देनी होगी। उसके बाद थोड़ा हम लोग देखते हैं कि जो संधि हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ। अमेरिका और जापान के बीच 31 मार्च 1854 ईस्वी में कानागावा की संधि हुई, जिसमें जापान ने अमेरिका को कई प्रकार की छूट को दे दिया। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि जो कई वर्षों से विदेशियों का जापान में व्यापार के लिए दरवाजा बंद था, वो अब खुल गया।
अमेरिका और जापान के बीच 31 मार्च 1854 में जो कानागावा की संधि हुई, यह एक ऐसा संधि था जो जापान और अमेरिका के बीच हुआ था, जिसमें जापान ने अमेरिका को व्यापार करने के लिए सभी प्रकार की छूट दी, जिसके परिणाम स्वरूप जो बहुत लंबे समय से जापान में किसी भी यूरोपियों का आगमन नहीं हुआ था, किसी भी यूरोपियों का नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था, वो अब सभी यूरोपियों के लिए व्यापार के लिए दरवाजे खुल गए। अब यूरोपीय देश जापान में व्यापार कर सकता था। इसी प्रकार से अमेरिका द्वारा जापान के दरवाजा को व्यापार के लिए हमेशा के लिए खोल दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।